आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, इस विषय पे आज हमको चर्चा करना है। तो देखिए, कह रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगी, यानी बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। तो द्विलिंगी या उभयलिंगी हम उनको कहते हैं जिनमें नर और मादा यानी फीमेल और मेल आर्गन एक ही जीव में होते हैं, जैसे हमारा केचुआ जिसको फेरिटिमा पॉर्थ्यूमा या अंग्रेजी शब्द अर्थवर्म से जाना जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही केचुए में पाए जाते हैं, तो उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी बोलेंगे। तथा एक लिंगी, अब एक लिंगी जीव भी होते हैं। तो एक लिंगी जीव में हमें, जैसे कि मनुष्य में देखिए मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इन्हें हम एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल प्राणी बोलेंगे। एक लिंगी जीव में नर तथा मादा जननांग यानी रिप्रोडक्टिव आर्गन अलग अलग जंतुओं में होते हैं। तो नर और मादा जो एक लिंगी जीव हैं, इनमें अलग अलग जीव में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। तो नर और मादा जो होता है, इनकी शारीरिक संरचना में अंतर होता है। जैसे अगर पुरुषों की बात की जाए तो हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि कौन नर है कौन मादा है। तो इसी प्रकार अंतर होता है। इसे लिंग भेद यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है लिंग भेद, यानी देख करके हम बता सकते हैं कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, या कौन नर है कौन मादा है। तो इस भेद को हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रतिपादित किया। तो ध्यान दीजिए कि ये जो लिंग भेद है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, इस प्रक्रिया को अच्छे ढंग से निर्धारित करने के लिए हमारे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मैकलंग। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया, जिसके माध्यम से हम इस प्रक्रिया को यानी लिंग निर्धारण को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि इसके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागत मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। तो ध्यान दीजिए, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें क्या है कि इसके हिसाब से गुणसूत्र इस बात का निर्धारण करते हैं लिंग का, और वो भी जो नियम कानून लागू होता है वो मेंडल के वंशागत के नियमों यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से ये चीज़ डिसाइड होती है। हमें इस बात पर ध्यान देना है। अब अगला देखिए, हमारा आ जाता है लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। तो लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत क्या है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत तो कह रहा है इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों यानी मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम, चूंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें मानव को मेन फोकस करना है, तो मनुष्य में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, यहाँ से हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक हमारे समजात यानी ऑटोसोम्स होते हैं, और दूसरे लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम्स इनको बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम्स भी बोलते हैं।
अब इन्हीं एलोसोम्स, जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि फीमेल में एक ही प्रकार के होते हैं और मेल में अलग अलग प्रकार के होते हैं। फीमेल में एक सेक्स होता है और मेल में एक्स वाई। मनुष्य के केस की बात हो रही है। तो चूंकि एक्स वाई मनुष्य में, पुरुष में अलग प्रकार के हैं, तो इन्हें हेटेरोसोम भी बोल देते हैं। तो इनको ध्यान देना है। अब देखिए, कह रहा है कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, इसे 2n यानी द्विगुणित से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम लोगों में 46 गुणसूत्र हैं तो 23 जोड़े में बांट दिए जाएंगे। तो वही कह रहा है, इन्हें 23 जोड़ा जब हम बांटेंगे तो 2x कहेंगे, द्विगुणित हो जाएंगे, डिप्लॉयड, यानी दोहरा करके हम संख्या की गिनती कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि 2x कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं 2n लिखा रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो लास्ट वाले गुणसूत्र होते हैं, जैसे स्त्री में XX, पुरुष में XY, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं। इस बात को ध्यान देना। कह रहा है लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, X तथा Y। तो लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, या तो X होगा या तो Y होगा। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX समान होते हैं। अब इन चीज़ों को अंडरलाइन नहीं कर रहा है क्योंकि आप लोग समझदार हैं और इतना तो बेसिक आपको पता ही है। तथा पुरुष में लिंग गुणसूत्र असमान यानी XY होते हैं। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारण करती है। तो महिला में XX, पुरुष में XY होता है। तो पहला X तो समान हो गया, बस एक में ही अंतर है कि महिला में एक X होता है, पुरुष में एक Y होता है। तो युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है, क्योंकि जब युग्मक या गैमीट बनता है उस समय अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस होता है। तो आधे गुणसूत्र एक तरफ चले जाएंगे, आधे एक तरफ। तो अगर XY है तो जाहिर सी बात है कि X एक तरफ जाएगा, Y एक तरफ जाएगा, तो X और Y में कोई एक ही गैमीट में रहेगा। तो लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारण करती है। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण की निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इस विषय को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, नीचे कह रहा है कि लिंग निर्धारण की XY विधि, द XY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये XY मेथड क्या है लिंग निर्धारण का, इसको समझ लेते हैं। तो कह रहा है इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा Y होता है। ये चीज़ हमको पता है। स्त्री में अंडजनन तथा द्वारा बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा एक X लैंगिक गुणसूत्र होता है, जिसको A+X लिखते हैं। तो जो महिलाएं होती हैं, इनमें जब oogenesis होता है, जब अंडाणु बनता है, उस प्रक्रिया को हम oogenesis बोलते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं। तो उस समय क्या होता है, कह रहा है बने सभी अंडाणुओं में दैहिक गुणसूत्र यानी जो शरीर में पाए जाते हैं का एक अगुणित सेट। जैसा कि हमको पता है कि जब गुणसूत्र वो गैमीट बनते हैं, चाहे अंडाणु बने या शुक्राणु, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 2 सेट बनते हैं। तो एक अगुणित सेट यानी हेप्लॉयड, जैसे 2n 46 को हमने 23 जोड़े कहा, तो 2n, तो 2n का आधा अगुणित होगा यानी हेप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड का आधा हेप्लॉयड, तो उसी को अगुणित कह रहा है, यानी जो 2 के गुना में नहीं है। तो एक सेट तथा एक X लैंगिक गुणसूत्र होता है, इसी को A+X लिखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि A का मतलब ऑटोसोम, A का मतलब ऑटोसोम। तो जो हमारा A का मतलब ऑटोसोम, तो हमारे जो 22 जोड़े हैं वो 22 जो है जोड़े जब आधे होंगे तो केवल 22 बचेंगे।
तो ये 22 रहेंगे प्लस, चूँकि एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं महिला में, तो गैमीट में अर्धसूत्री विभाजन के बाद जाएगा, यानी एक ही बचेगा, तो 22 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो a प्लस एक्स लिखा है इसका मतलब 22 प्लस एक्स है, क्योंकि 22 ऑटोसोम है, तो 60 में a प्लस एक्स लिखा गया। इस प्रकार सभी अंडाणु जीन संरचना a प्लस एक्स में समान होते हैं। तो चूंकि महिला में दोनों XX क्रोमोसोम होते हैं, तो जब मियोसिस होगी गैमीट फार्मेशन के समय या ओवम फार्मेशन के समय, तो 20 प्लस एक्स जाएंगे, यानी a प्लस एक्स कह सकते हैं, इतने जाएंगे। इस होमोगैमिट इस मतलब अतः स्त्री को समयुग्मकी लिंग यानी होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। तो इसीलिए चूंकि महिला में सारे गैमीट एक ही प्रकार के बनते हैं, तो होमो का मतलब सेम होता है, हेटेरो का मतलब डिफरेंट होता है, तो सेम है इसलिए होमोगैमेटिक कहा जा रहा है। इसके विपरीत पुरुष में शुक्र जनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्र का एक अगुणित सेट यानी ऑटोसोम का एक अगुणित सेट तथा एक्स गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सेट तथा वाई गुणसूत्र a प्लस एक्स और a प्लस वाई होता है। तो ध्यान दीजिए कि जो महिलाएं होती हैं हमारी, उनमें क्या होता है कि a प्लस एक्स कंडीशन होती है, क्योंकि दोनों XX टाइप के ही गुणसूत्र होते हैं। लेकिन पुरुषों में जो सेक्स क्रोमोसोम है, जिसको एलोसोम बोलते हैं, X और Y प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के हमारे गैमीट बनेंगे या स्पर्म बनेंगे, उनमें एक में X जाएगा, एक में Y, इसलिए A प्लस एक्स या A प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्र स्पर्म हमारे होंगे, यानी शुक्राणु हमारे होंगे। अब देखिए आगे क्या है, कह रहा है इस प्रकार 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A प्लस एक्स तथा 50% शुक्राणु A प्लस वाई गुणसूत्रों वाले होते हैं। अतः पुरुष को विषम युग्मकी यानी हेट्रोगैमेटिक सेक्स कहते हैं, जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं। अब कह रहा है निषेचन के समय यदि A प्लस वाई गुणसूत्र का समेकन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पुत्र होगी। यदि अंडाणु का समेकन यानी मिलन सिनगैमी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं A प्लस एक्स शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान यानी पुत्री उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए कि पुरुष के X का अगर महिला के X से मिलन होगा तो संतान हमारी फीमेल होगी, अगर पुरुष के Y का महिला के X से मिलन होगा तो संतान हमारी पुरुष होगी। तो Y से मिलन में पुरुष, X के मिलन में स्त्री। तो कुल मिला के जब पुरुष में XY क्रोमोसोम है, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, तो पुरुष का जब X जाएगा तो स्त्री, पुरुष का Y जाएगा तो पुरुष संतान होगी। तो निर्धारण तो पुरुष कर रहा है, महिला का क्या दोष है कि बच्चे लड़के को क्यों नहीं जन्म देती। तो समझिए कि दोषी पुरुष है, महिला दोषी नहीं है। महिला को तो बेकार में प्रताड़ित किया जाता है। अब देखिए आगे कह रहा है यह केवल संयोग है कि कौन सा शुक्राणु का समेकन यानी सिनगैमी या मिलन फर्टिलाइजेशन अंडाणु के साथ होगा, इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो ध्यान दीजिए ये नेचुरल है, नेचर है, संयोग है, सामंजस्य है कि पुरुष का X स्त्री के X से मिलेगा या पुरुष का Y स्त्री के X से मिलेगा। जो भी मिलेगा उस हिसाब की संतान होगी, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए फिगर थोड़ा देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फीमेल है इसलिए इसमें द्विगुणित ऑटोसोम है प्लस XX हमारे एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम है या लिंग क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर जब इनमें हमारा मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, तो A प्लस एक्स इधर चला जाएगा, A प्लस एक्स इधर आ जाएगा, तब ये बन गया हमारा गैमीट।
जिसको स्त्री में ओवम कहते हैं, पुरुष में स्पर्म कहते हैं। ये बात निकल के सामने आई। तो जाहिर सी बात है कि ओवम इस तरह बन गए। इसी प्रकार 2a + XY फीमेल मेल में है, पुरुष में तो ये अलग होगा, तो a + X बनेगा, a + Y होगा जब इनमें मियोसिस होगी। जब पुरुष में मियोसिस होगी तो ये देखिए गैमीट बन गए। गैमीट को ही स्पर्म कहते हैं पुरुष में, शुक्राणु हिंदी में कहते हैं। तो a + X और a + Y बनेगा। अब यहाँ पर देखिए a + X a + Y पुरुष के ऊपर लिख दिया, a + X a + X स्त्री के ओम यहाँ लिख दिए। अब देखिए a + X से अगर a + X मिल जाएगा पुरुष वाला, ये महिला वाले से पुरुष वाला, तो ये डॉटर होगी, संतान क्या होगी, कन्या होगी 2a + XX। अगर इससे मिलेगा तो 2a + XY होगा, सन बनेगा। अगर इससे मिलेगा तो 2a + X डॉटर होगी। अगर इससे मिलेगा तो 2a + XY सन होगा। तो कुल मिलाकर के पुरुष या स्त्री होने की संभावनाएं 50-50% है। क्योंकि देखिए इस पुनेट स्क्वायर फिनोमिना में हम लोग देख रहे हैं कि 50% डॉटर है, 50% सन है। तो इसका मतलब पुरुष या स्त्री होने की संभावनाएं 50-50% है। अब जो भी संयोग होगा वैसा होगा, इसे कोई देख नहीं पाया है, ये कुदरत का अपना करिश्मा है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। तो देखिए कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी माता पिता के, तो उसका ब्लड ग्रुप O है, और जो पिता है उसका A है, माता का B है। अब हमको ये बताना है कि जनकों के जीनोटाइप क्या है और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब और जो अन्य बच्चे होंगे उनमें क्या स्थिति बनेगी, ये भी हमको बताना है। तो बारीकी से समझिए, बहुत आसानी से हम इस बात को समझ पाएंगे। तो देखिए कह रहा है रुधिर वर्गों की वंशागत यानी इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, तो मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। इसकी वंशागत 2 या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स अथवा एलील्स पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिए कि जो रुधिर वर्गों की वंशागति है, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप है, ये मेंडल के नियम के हिसाब से तो होती है, लेकिन इसकी वंशागति 2 या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स अथवा एलील्स पर निर्भर करती है। तो 2 या 2 से अधिक जीन्स अथवा अर्थात एलील्स पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए जीन्स अर्थात एलील्स लिखा है। पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, आपको कहीं जीन्स की जगह एलील्स लिख दिया, कहीं एलील्स की जगह जीन लिख दिया है। ये अंतर हम लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लिखा गया है। तो रुधिर वर्गों की को स्थापित करने वाले प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन्स के कारण होती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये शब्द आ गया हमारे पास एंटीजन। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक एंटीजन होता है और एक एंटीबॉडी होती है। इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग समझेंगे क्योंकि वर्ड आ गया है। तो देखिए जो एंटीजन होता है जिसको प्रतिजन कहते हैं, तो ये हमारे शरीर में अगर अंदर आ जाता है तो आने के बाद क्या है कि शरीर में आया है, चूँकि बाहर से आया है तो शरीर इसे अपना नहीं मानता है, तो शरीर को इससे खतरा महसूस होता है। जब शरीर को खतरा महसूस होगा तो उस खतरे से बचने के लिए वो सैनिक लगाता है। जैसे कोई आतंकवादी अगर पाकिस्तान से भारत में घुसा है तो खतरा है उससे देश को, इसलिए सेना लगाई गई है बॉर्डर में। तो वैसे ये सेना लगाता है, उस सेना को हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीजन के खिलाफ जो शरीर बनाता है उसको एंटीबॉडी कहते हैं। ये स्थिति बन जाती है। तो वही कह रहा है कि रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति 3 जीन के कारण होती है।
तो 3 जीन होते हैं, तो एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही उनके नाम दिए गए हैं। तो देखिए कह रहा है, इसको पूरा चाहे अंडरलाइन कर लीजिए, हालांकि एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए प्रतिजन ए के लिए जीन IA, प्रतिजन बी के लिए जीन IB तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए जीन I0 होती है। तो ध्यान दीजिए, अगर एंटीजन ए होता है तो IA लिखते हैं जीन, एंटीजन बी होता है तो IB जीन लिखते हैं, और अगर दोनों नहीं होते हैं तो I0 लिखा जाता है। कुछ लोग इसे IO भी पढ़ते हैं, वैसे अनुपस्थित का मतलब जैसे शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो वैसे I0 इसका सही नाम है। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या दो प्रकार के जीन्स गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल यानी लोकाई पर होते हैं। तो ध्यान दीजिए 3 प्रकार के जीन हैं और वो भी एंटीजन के आधार पर हैं, और मनुष्य में इनमें से कोई एक या दो प्रकार के जीन गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल या लोकाई पर स्थित होते हैं। तो 3 में से एक या दो ही पाए जाएंगे और जहां स्थित होंगे उन्हें लोकाई बोलते हैं। जीन IA तथा IB क्रमशः I0 पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीन IA तथा IB में प्रभाविता का अभाव होता है, अर्थात ये सह प्रभावी यानी कोडोमिनेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जीन अगर I0 है हमारे पास, तो चूंकि I0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो IA और IB दोनों उस पे मतलब अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, यानी IA और IB उसके लिए दोनों प्रभावी यानी डोमिनेंट होते हैं। लेकिन जब IA और IB साथ में होते हैं तो ये अपना अलग प्रभाव दोनों साथ में दिखाते हैं, इसलिए इसे सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। और रुधिर वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर वर्ग की जीन संरचना निम्नलिखित तालिका के अनुसार हो सकती है। तो नीचे जो टेबल दी गई है, इस टेबल के हिसाब से व्यक्तियों में जो ब्लड ग्रुप की जीन्स होती हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रुधिर वर्ग अगर A है, A ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब उसमें जीन संरचना या तो IA होगी या I0 होगी। तो जैसे हम मेंडल में मटर के पौधे वाले एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, तो वहाँ कैपिटल T होता था तब भी पौधा लंबा होता था, और कैपिटल T होता था तब भी पौधा हमारा लंबा होता था। तो कहने का मतलब प्रभावी जीन चाहे दोनों हो चाहे एक हो, अपना वो प्रभाव दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों है तब भी ब्लड ग्रुप A ही है, एक है तब भी ब्लड ग्रुप A ही है। इसी प्रकार दोनों भी हैं तब भी ब्लड ग्रुप B ही है, और एक ब्लड ग्रुप है तब भी ब्लड ग्रुप B ही है। यहाँ पर देखिए अगर A और B लिखा गया ब्लड ग्रुप यानी AB ब्लड ग्रुप कहते हैं, तो इसका मतलब एक जीन IA है एक जीन IB है। अगर हम ब्लड ग्रुप O कहते हैं या 0 कहते हैं, तो यहाँ पर I0 यानी किसी भी प्रकार का A या B में से कोई उपस्थित नहीं है, क्योंकि अगर एक भी आ जाएगा तो फिर ब्लड ग्रुप A हो जाएगा, अगर एक भी B आ जाएगा तो ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। तो इसको हमें समझना है। अब देखिए, अब उदाहरण देखिए, यहाँ बता रहा है कि A तथा B ब्लड ग्रुप वाले माता पिता की संभावित संतानों के रुधिर वर्गों का जीनोटाइप निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिया गया है और ब्लड ग्रुप से किस प्रकार से उनके पुत्रों का ब्लड ग्रुप होगा, उनके ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा, उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप होगा, ये नीचे दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हम लोग इस तरह चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे पीछे बनाते थे वैसे यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए ब्लड ग्रुप IA है, तो IO ऐसे लिख देते हैं या I0 लिख देते हैं। यहाँ पर IB I0 है, IB I0 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखें IA IB हो जाएगा।
यहाँ पर IA IO हो जाएगा, यहाँ पर IB I0 हो जाएगा, यहाँ पर I0 हो जाएगा। सेम जैसे पहले करते थे उसी प्रकार करेंगे, ये ऐसे करके बताया। तो यहाँ पर देखिए, ये AB ब्लड ग्रुप हो गया, ये A ब्लड ग्रुप हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। तो कुल मिला करके AB B A, ये ब्लड ग्रुप के लिए कैपिटल लिखेंगे, और यहाँ पर दोनों जीरो हैं तो O ब्लड ग्रुप। तो चारों ब्लड ग्रुप संभव हो जाएंगे इस फैमिली में बच्चों में। तो यहाँ देखिए AB ब्लड ग्रुप हो गया, A हो गया, B हो गया, O हो गया। तो अगर माता पिता में से A और B ब्लड ग्रुप वाले हों, इस तरह का उनका जीनोटाइप हो, IA I0 IB I0, तो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप संभव हैं उनकी संतानों में। ये बात निकल के सामने आई। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ओ रुधिर वर्ग वाले शिशु के माता पिता का जीनोटाइप IA IO तथा IB I0 है। तो यहाँ पर देखिए O ब्लड ग्रुप है। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप O है और अन्य बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो AB हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है। तो AB रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप IA IB, A रुधिर वर्ग वाले का IA I0, B रुधिर वर्ग वाले का IB I0 और O रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप I0 होगा, जैसा हमने यहाँ पर देखा अभी। तो ध्यान दीजिए कि अगर माता पिता के ब्लड ग्रुप दिए हों तो हम संतानों के ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कह रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। तो कुछ चीज़ें नीचे दी गई हैं, इनको एग्जाम्पल के साथ हम लोगों को समझाना है। तो पहला है सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस, दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन दोनों के बारे में हमको चर्चा करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सहप्रभाविता, जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि ब्लड ग्रुप में भी कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता का लक्षण पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी यानी एलील्स में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप यौन पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है। तो जाहिर सी बात है कि सहप्रभाविता का मतलब साथ साथ प्रभाव है। तो दो एक जीन में जैसे दो एलील होते हैं जिनको हम युग्म विकल्पी कह रहे हैं, यानी युग्म का मतलब जोड़ा और दो विकल्प हैं। जैसे मटर का पौधा था तो लंबा भी हो सकता था, छोटा भी हो सकता था। तो दो विकल्प हैं जोड़े में, लंबा या तो बौना, तो इसी को युग्म विकल्पी कह रहे हैं। तो सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों लक्षण साथ साथ जाएंगे और अपना मिला जुला प्रभाव दिखाएंगे। तो ना तो संतान माता जैसी होगी ना पिता जैसी, यानी जनक का मिश्रित रूप होगा। वही बात मध्यवर्ती जो कह रहा है वो सामने आएगा। जैसे एग्जाम्पल, मनुष्य में 3 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं AB और O, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं करती। इन रुधिर वर्गों का नियंत्रण I जीन करता है, जिसमें 3 युग्म विकल्पी होते हैं। IA व IB साथ साथ उपस्थित होने पर सहप्रभावी होते हैं व AB रुधिर वर्ग बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो मनुष्य में है तो A और B ये कोडोमिनेंस का प्रभाव दिखाते हैं, और जब इनकी स्थिति होती है तो साथ में मिल करके न फिर ब्लड ग्रुप A रह जाता है न B, बल्कि वो ब्लड ग्रुप AB हो जाता है, क्योंकि कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता की स्थिति बन जाती है।
अब अगला आ जाता है अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण में क्या है, जाहिर सी बात है कि जब दो माता पिता के जीन युग्म विकल्पी होंगे, तो जैसे मटर में लंबा एक पौधा होता है एक बौना, तो इनके बीच का नहीं होगा कि कोई बीच में आ जाए, अलग प्रभाव होगा, मतलब अपूर्ण रहेगा कि पता चले कि ना वो लंबा है ना बौना है, दोनों भी नहीं है। तो इसी प्रकार भी पर्याय लक्षणों के युग में एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मटर का एक फूल का रंग सफ़ेद दूसरे का नीला हो और उनका क्रॉस कराया जाए तो न नीला फूल हो ना सफ़ेद हो, मध्यवर्ती कोई रंग अलग निकल आए, तो इस प्रकार से मतलब कुछ रंग ही अलग हो जाए। तो मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल दे रहा है, इसी को गुल बाँस भी कहते हैं या गुला बाँस कहते हैं, कि पौधे में लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्पयुक्त पौधों के मध्य संकर कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल या सफ़ेद न होकर गुलाबी रंग के होते हैं। तो F1 पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी व एक सफ़ेद पुष्प 2:1:2 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में क्या है कि सभी पौधे गुलाबी हो जाते हैं और F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद का 1:2:1 का अनुपात होता है। ये हमारा अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ये नीचे देखिए फिगर दिखाया गया है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाल फूल है, तो इसमें RR है एलील। जब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होगा गैमीट बनने के समय, तो RR अलग हो जाएंगे, इसमें स्मॉल r। ये वाइट फूल यानी सफ़ेद फूल के लिए है। तो जब मियोसिस होगा अर्धसूत्री विभाजन गैमीट बनते समय, तो स्मॉल r अलग अलग हो जाएगा। अब जब इसमें क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल R एक स्मॉल r जाएगा, चारों में वही होगा जैसा बना के आप देख लीजिए, जैसा हमने बनाया था, नीचे बनाया भी है। ये F1 में डायरेक्ट लिख दिया है। तो स्मॉल r कैपिटल R होगा, तो चूंकि कैपिटल R प्रभावी है लेकिन उसका प्रभाव तो चल नहीं रहा, नहीं तो लाल फूल होना चाहिए था, तो लाल और सफ़ेद के बीच का पिंक यानी गुलाबी हो गया F1 पीढ़ी में। लेकिन जब हम इस कैपिटल R स्मॉल r के गैमीट बनाए दो प्रकार के, तो एक तरफ कैपिटल R स्मॉल r, एक तरफ कैपिटल R स्मॉल r, इधर फीमेल इधर मेल, इनके बीच क्रॉस कराए तो कैपिटल R से कैपिटल R होगा। चूँकि दोनों कैपिटल R हैं इसलिए लाल रंग का फूल होगा। इसमें कैपिटल R स्मॉल r, चूँकि दोनों ये कैपिटल R पूर्ण प्रभावी नहीं है बल्कि अपूर्ण है, तो लाल रंग नहीं होगा बल्कि कुछ डाउन हो जाएगा, तो गुलाबी रंग आ जाएगा। इसी प्रकार से ये स्मॉल r इस कैपिटल R के साथ जाएगा तो फिर गुलाबी हो जाएगा, स्मॉल r जाएगा, तो चूँकि अब ये प्योर है तो अब ये फूल सफ़ेद हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों कैपिटल R रहे तभी फूल रेड हुआ, जब दोनों स्मॉल r रहे तभी फूल वाइट हुआ, जब दोनों साथ साथ रहे तो ना लाल रंग दिखा ना सफ़ेद रंग दिखा बल्कि गुलाबी दिखा। तो इसका मतलब न लाल है ना सफ़ेद है, यानी इनकम्प्लीट हो गए, तो पिंक कलर दिखने लगा। तो पिंक वाइट का रेशियो अगर देखा जाए तो एक लाल है तो एक, दो पिंक हैं तो दो, एक वाइट है तो एक 2:1 का रेशियो हमको देखने को मिला है यहाँ पर। तो यही अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लक्षण है। तो यह मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है, जिसको गुलबाँस या गुला बाँस जो भी हिंदी में कहते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।